इमरान की आंखों में सोच की गहरी परछाइयां थीं। अगले रोज दोपहर के वक्त इमरान ने मुझे बताया, लगता है कि मुलाजिमों की हिम्मत जवाब दे गई है। क्या मतलब? ज्यादातर मुलाजिम कोठी छोड़कर जा रहे हैं और कुछ जा भी चुके हैं, मसलन डॉक्टर लाइबा और ड्राइवर रशीद वगैरह। मुझे लगता है कि कल तक ये सारी जगह भाएं बाएं करने लगेगी। डॉक्टर महनाज कहाँ है? वो रुकी हुई है। सुबह से जलाल साहब की तबीयत नासाज है, वो मुसलसल उनकी देखभाल कर रही है। उसका कहना है कि वो लाइबा की जगह किसी और को यहाँ बुलाएगी। परसों रात वाली कार्रवाई के बारे में तुम किस नतीजे पर पहुंचे हो? ये रियान एंड कंपनी का काम है या जावा एंड कंपनी का? इमरान ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, लगता है कि आज मुबारक दिन है। तुम अच्छे सवाल कर रहे हो। दरअसल हम कल से एक नुक्ता फरामोश कर रहे हैं। परसों रात के वाकयात से इन बात के वाज़ेह इशारे मिलते हैं कि इस खूनी कार्रवाई में किसी हद तक इंतकाम का जज्बा भी शामिल था, और वो इंतकाम था मुखबर मुख्तार मलिक के मौत। दूसरी तरफ हमें यह भी मालूम है कि मुख्तार मलिक का ताल्लुक अपने रियान विलियम साहब से नहीं था। कम अज कम रियान साहब ने तो यही कहा था कि मुख्तार मलिक को वो नहीं जानते। हाँ, ये पॉइंट तो है, लेकिन ये किस तरह साबित होगा कि मुख्तार के बारे में रियान विलियम ने हमारे साथ सच बोला था? यार, मेरा दिल कहता है कि उसने सच बोला था। कम अज कम इतनी सी राय तो दे ही दो मेरे दिल को। ठीक है, मैंने सोफे की पुश से टेक लगाते हुए कहा, यानी हम परसों रात की कार्रवाई के लिए रियान विलियम को अपनी तफ्तीश से खारिज फरमा रहे हैं। इसका मतलब है कि यह जावा और उसके साथियों की कार्रवाई थी। जावा खुद तो बड़े कामों में हाथ डालता है, परसों वाली कार्रवाई में वो खुद तो शरीक नहीं हुआ होगा, ये उसके साथियों का काम होगा। बात फिर वहीं आ जाती है, वो पठानी लहजे में उर्दू बोलने वाला कौन था? हो सकता है कि रियान विलियम का शक दुरुस्त ही हो। जावा ग्रुप ने तफ्तीश का रुख गलत समत मोड़ने के लिए यह पठानी लहजा वाला चक्कर चलाया हो। मेरा अपना अंदाजा भी यही है कि यह बेहुदा और सफाक कार्रवाई जावा जैसे अखड़ मिजाज शख्स के जहन में ही तरतीब पा सकती है। जलाली साहब हवा में रखे हुए चिराग की तरह हैं। अगर उनका कार्रवाई के सदमे से चिराग गुल हो जाता तो बहुत से दूसरे लोगों के साथ जावा को भी सर पीटना पड़ता। लेकिन यार, अगर यह जावा का काम है भी तो उसने जलाली साहब को बराह रास्त तो निशाना नहीं बनाया। मैं तो समझता हूं कि इन लोगों ने जानबूझकर कार्रवाई के लिए परसों की रात चुनी थी। इन्हें पता था कि जलाली साहब खुद यहां मौजूद नहीं। गालिबन इन्होंने जलाली साहब को सिर्फ डराया है और इन पर दबाव बढ़ाया है। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जलाली साहब कितना दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं यह भी तो कन्फर्म नहीं। ऐसे शख्स का पटाखा किसी भी वक्त बोल सकता है। पटाखा समझते हो ना तुम? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारी वो सीढ़ियों वाली थ्योरी भी दुरुस्त ही लगती है। कार्रवाई करने वाले ने गार्ड्स मुश्ताक को जानबूझकर दूसरी सीढ़ियों से गिराया और जान से मारा। वो हमें यह बताना चाहते थे कि मुख्तार मलिक इत्तेफाकन नहीं गिरा था, उसे कत्ल करके वहां से फेंका गया था या वहां डाला गया था। इमरान बोला, वो सीढ़ियां खौफ का ट्रेड मार्क बन चुकी हैं। कुछ मुलाजिम उन्हें पुरस्कार रंग दे रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि यहां से भागने वालों में कुछ ऐसे भी मौजूद हैं जो उन सीढ़ियों के खौफ से फरार हुए हैं। अभी यहाँ आते हुए मैंने देखा है कि सीढ़ियों की तरफ वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। वाजीनों पर तुलसी के पत्ते बखेर दिए गए हैं और रेलिंग के साथ 2 तावीज भी बंधे हुए हैं। मेरा अंदाजा है कि यह कार्रवाई बाबे तुफैल या उसकी बीवी की है। लेकिन इमरान, ये सीढ़ियों वाला चक्कर तो काफी पहले का है। मेरा मतलब है कि बाग्स वाले मामले से चंद महीने पहले भी यहाँ के मुलाजिम इन सीढ़ियों से खौफ खाते थे। नदीम ने खुद मुझे सब कुछ बताया है। सबसे पहले यहाँ जलाल साहब का एक लाडला तोता मुर्दा पाया गया था। किसी को पता नहीं चला कि वो अपने पिंजरे से कैसे निकला और कैसे यहाँ पहुंचकर खत्म हुआ। फिर वो मेहमान के गिरने वाला वाकया हुआ जिसमें वो अपनी याददाश्त बिल्कुल खो बैठा और अभी तक उसी हालत में है। 2-3 दफा ऐसा भी हुआ है कि मुलाजिमों ने इन सीढ़ियों पर खून के बारीक बारीक छींटे देखे, जैसे कोई फवार पड़ी हो। रात के वक्त सीढ़ियों से ऐसी आवाजें सुनी जाती हैं जैसे कोई भारी भरकम शख्स से ठहर ठहर कर उतर रहा हो। अब ये ऊपर नीचे 2 अमवात हो गई यहाँ। ये तुम कोई नई बात नहीं कर रहे हो ताबिश। हमारे दही इलाकों में ऐसी सीढ़ियां, ऐसी छतें, ऐसे तालाब और दरख्त हर जगह पाए जाते हैं। इनसे कहानियां वाबस्ता की जाती हैं और फिर इन्हें बढ़ाया चढ़ाया जाता है। ये सादालू लोगों के अंदर के वहम ही तो है। बाज़ोकात अयार लोग इस कमजोरी को अपने किसी मकसद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें जार्ज और हुक्म जी की एक अहम कारस्तानी तो याद होगी। वो अपने कैदियों के जिस्मों पर इलेक्ट्रॉनिक चिप नस्ब करते थे और फिर ये दावा करते थे कि कैदी आज़ाद होकर भी हुक्म जी की कैद से आज़ाद नहीं हो सकते। लेकिन एक बात तो है इमरान, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अपनी साइंस से या उसके पैमाने पर नहीं तोल सकते। खुद साइंस भी ये मानती है कि बहुत कुछ अभी इंसान के जहन और उसकी आंख से ओझल है। मैं इसको मानता हूँ, लेकिन वहम और मुआवरा में बहुत फ़र्क है जिगर। जो इंसानों के इल्म में इजाफा होता है
वहम सुकड़ता जाता है और मुआवरा के लिए इसकी जुस्तजू बढ़ती जाती है। हिप्नोटिज्म, मिस्मरिज्म, टेलीपैथी, मुस्तकबिल बीनी, पहले ये मुआवरा था, अब ये सारे आलूम हैं। अच्छा अलामा साहब, अब ये फरमाइए कि हमें यहाँ से भागना है या टिकना है? मेरा ख्याल है कि मुबारक घड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं, अब तुमने फिर बेवकूफ़ी की बातें शुरू कर दी हैं। भाई हमने रियान विलियम साहब से एडवांस पकड़ा हुआ है, कमिटमेंट की हुई है, अब हम इस काम को रास्ते में कैसे छोड़ सकते हैं? काम पूरा करेंगे तो बाकी पैसे भी मिलेंगे और पैसे मिलेंगे तो नुसरत का इलाज अच्छे तरीके से हो सकेगा। वैसे मेरा ख्याल है कि तुमने ये सवाल बस बराए सवाल ही पूछा है। तुम भी जानते हो कि हम भागने वाले नहीं हैं और ना ही झुकने वाले, ना बिकने वाले, ना टिकने वाले। ये टिकने वाले क्यों शामिल कर दिया? भाई सियासत में कोई बात भी हरफ आखिर नहीं होती, हर नारे में बचाव का कोई रास्ता खुला रखना चाहिए। गुफ्तगू मजाक की तरफ जा रही थी। मैंने चेहरे पर संजीदगी तारे करते हुए कहा, यार तुम अजीब घन चक्कर हो, एक तरफ तो अड़ियल से अड़ियल और वसीले से वसीले जानवर को राम कर लेती हो, दूसरी तरफ जलाली साहब के साथ कुछ नहीं कर पा रहे। तुम जलाली साहब को अड़ियल जानवर से मिला रहे हो, तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ गए हैं। अपने इस तर्ज कलाम की वजह से तुमने अनकरीब जलाली साहब के हाथों मरहूम हो जाना है, तो इससे पहले कुछ कर गुजरो ना। हमें यहाँ आए हुए 15-20 दिन हो चले हैं, लेकिन अभी तक कोई सिरा हाथ नहीं आया। उसकी कुशादा पेशानी पर लकीरें नमदार हुई। वो सिगरेट का कश लेकर बोला, मेरे ख्याल में सिरा हाथ आया है और तुम्हारे हाथ ही आया, लेकिन तुम गौर नहीं कर रहे। हम एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जो यहाँ किसी की नजर में नहीं। किस पॉइंट की बात कर रहे हो? जलाली साहब और महनाज की वही गुफ्तगू जो मंगल के रोज तुमने माइक्रोफोन पर सुनी है। जलाली साहब के साथ डॉक्टर महनाज का ताल्लुक बज़ाहिर तो इस कोठी के रवाज के मुताबिक आम ही नजर आता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो चुका है। न चाहने के बावजूद इज्जत मुआब जनाब जलाली साहब के दिल में इस नर्म और नाजुक डॉक्टर महनाज के लिए एक नर्म गोशा पैदा हो चुका है। गुजरने वाले हर दिन के साथ ये गोशा वसी हो रहा है और मेरा ख्याल है कि यही वो अहम पॉइंट है जो हमें गैर मुतवक्का फायदा पहुंचा सकता है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये गोशा फायदा पहुंचाएगा? इसका दारोमदार दो बातों पर है। एक ये कि इस गोशे के बारे में किसी दूसरे को पता ना चले, और दूसरा ये कि यह गोशा वाकई वसी हो जाए। अगर हम बात करते करते अचानक इमरान को खामोश होना पड़ा। खांसी की आवाज से अंदाजा हुआ कि जलाली साहब इधर तशरीफ ला रहे हैं। इमरान ने जल्दी से सिगरेट बुझा। जलाली साहब की आवाज पर हम दोनों खड़े हो गए। उनका रंग मामूल से ज्यादा जर्द नजर आ रहा था। बैठो बैठो, जलाली साहब ने कहा और फिर हमारे पास ही एक सोफे पर बैठ गए। उन्होंने हमें यह अफसोसनाक इतला दी कि जख्मी गार्ड अशरफ जहां पर नहीं हो सका। उसकी मैयत लाहौर से उसके आबाई इलाके एमनाबाद पहुंचा दी गई है। यह वाकई दिल गिरफ्तार कर देने वाली इतला थी। जलाली साहब ने दूसरी इतला देते हुए कहा, गार्ड मुश्ताक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। इसके जिस्म पर ऐसे निशान हैं जिनसे पता चलता है कि सीढ़ियों से गिराने से पहले भी उसे बेदर्दी से मारा पीटा गया। उसकी एक रान का गोश्त अंदर से फटा हुआ है और पीठ पर ठुड्डों के निशान हैं। मुझे 90% यकीन है कि ये उसी सफेद कुत्ते की कारस्तानी है। वो मोटा सुव्र, उसने खतरनाक धमकियां दी थी। वो लंबे कद वाला बदमाश भी उसके साथ था। जलाली साहब ने बेहद मगमूम लहजे में कहा। वो परेशान थे। मोटे सुव्र से उनके मुराद रियान विलियम ही था। जिन लोगों से वो मशवरा वगैरह करते थे उनमें कई एक इन्हें छोड़कर जा चुके थे। शायद यही वजह थी कि वो आज यहाँ इस कमरे में बैठे हमसे दुख सुख बयान कर रहे थे। इसी दौरान में डॉक्टर महनाज भी इन्हें ढूंढती हुई वहां आ गई। जलाली साहब के इशारे पर वो भी एक कुर्सी पर बैठ गई। मैं और इमरान भी मुअद्दब बैठे थे। डॉक्टर महनाज ने जलाली साहब को इतला देते हुए कहा, अभी नदीम का फोन आया था सर। उसने कहा कि दूसरे कत्ल की FIR भी दर्ज हो गई है। मुश्तबा अफराद इंग्लैंड के शहरी रियान विलियम और उसके साथियों का नाम भी शामिल किया गया है। दूसरी तरफ जावा और दुर्र शहवार वगैरह का नाम भी शामिल है। पुलिस इन लोगों की तलाश में मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही है। छोड़ो इन बातों को, जलाली साहब ने सख्त बेजार लहजे में कहा। ये घिसे पीटे फिक्रे बहुत सुन रखे हैं हमने। हमारी पुलिस तो सिर्फ शुराफा की पगड़ियां उछालने के लिए है। मुजरमों के साथ इनके याराने होते हैं। मुझे बहुत कम उम्मीद है इनकी तरफ से किसी अच्छी खबर की। बाकी जहां तक अपनी हिफाजत का ताल्लुक है, ये अब मैं खुद करूंगा। फार्म के एक इंच पर बेहतरीन गार्ड्स खड़े कर दूंगा। वो जदीद असले से लैस होंगे। 10-15 दिन तक कोठी की छत पर वाच टावर भी मुकम्मल हो जाएगा। वहां से फार्म के इर्द गिर्द 4-5 किलोमीटर तक नजर रखी जा सकेगी। महनाज ने हिम्मत करके कहा, लेकिन सर इन कातलों को भी तो पकड़ना है जिन्होंने जानें ली। 2 औरतों को बेआबरू किया, दर्जन भर अफराद को बुरी तरह जख्मी किया, पूरे फार्म को तोड़ फोड़ कर करोड़ों का नुकसान किया। ईरानी बिल्लियों को। महनाज का फिक्रा अधूरा रह गया। मैंने देखा था कि इमरान ने टहोका देकर महनाज को फिक्रा पूरा करने से रोका था। जलाली साहब ने गालिबन आखिरी अल्फाज सुने ही नहीं, इसलिए उन्होंने कोई खास रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। इमरान ने महनाज की तायद करते हुए कहा, जी हाँ, हमलावरों का खोज लगना जरूरी है, वरना इनके हौसले बढ़ते जाएंगे।
ये सब भी होगा, जरूर होगा, जलाली साहब ने वजदानी अंदाज में कहा। इनकी सांस तेज तेज चलने लगी थी। डॉक्टर महनाज समझ गई कि अगर ये मौजू थोड़ी देर मजीद चला तो जलाली साहब का ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा। उसने फौरन गुफ्तगू का रुख बदल दिया। वो जलाली साहब को यह बताने में मसरूफ हो गई कि डॉक्टर लाहिबा की जगह किसी डॉक्टर का इंतजाम कर रही है। इस तरह की कुछ मजीद हौसला अफजा बातें भी उसने जलाली साहब के सामने की। अगले रोज सुबह सवेरे मौका मिला तो मैंने इमरान से कल वाली गुफ्तगू का जिक्र छेड़ दिया। मैंने उससे पूछा कि जब डॉक्टर महनाज जलाली साहब के सामने ईरानी बिल्लियों का जिक्र करने लगी थी तो उसने महनाज को क्यों रोक दिया था। वो एकदम संजीदा नजर आने लगा। इधर उधर देखकर मध्यम आवाज में बोला, तुम इन बिल्लियों के बारे में क्या जानते हो? कुछ ज्यादा नहीं, बस ये सुना था कि तुम जलाली साहब को वारदात के रोज बता रहे थे कि बिल्लियों को हिफाजत की गर्ज से किसी बालाई मंजिल के पिंजरे में रखा गया है। वो गलत बात थी। वो इंकिशाफ अंगेज लहजा में बोला, बिल्लियां ऊपर वाले पिंजरे में नहीं है। ऊपर वाले पिंजरे का जिक्र मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि जलाली साहब 2 मंजिलों की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा नहीं सकते। बिल्लियां मर चुकी हैं। मर चुकी हैं? हाँ, ये खूनी वाकया भी इन वाकयात में शामिल है जो बुध की रात यहाँ फार्म हाउस में पेश आया। 4 बिल्लियां? मैंने सख्त तहय्युर के आलम में पूछा। हाँ, 4 ही। इन खबीसों ने इन पर अफ्रीकन जंगली कुत्ते छोड़ दिए। जंगली कुत्तों का बड़ा पिंजरा बिल्लियों वाले पिंजरे के साथ ही था। इन्होंने दोनों पिंजरों की दरमियानी रुकावटें हटा दी। 8 अदद खूनखार कुत्तों के गिरोह ने मिनटों में बिल्लियों की तिक्का बोटी कर डाली। ये बड़े जालिम कुत्ते होते हैं। हर किस्म के चरिंदे दरिंदे पर हमला कर सकते हैं। अपने शिकार को जिंदा हालत में चीर फाड़ना और खाना शुरू कर देते हैं। ओ गॉड, मैंने सर पकड़ लिया। वो बड़ी कीमती और नायाब बिल्लियां थीं। जलाली साहब को इनसे खास उन्स था। मैंने तसव्वुर की निगाह से वो नहायत सफाक तमाशा देखा। कालो धब्बों वाले वो खौफनाक जंगली कुत्ते नर्म नाजुक बिल्लियों पर झपट रहे थे, इन्हें चीर फाड़ रहे थे। हमलावरों ने बुध की रात इस फार्म हाउस में जो दरिंदगी दिखाई वो यादगार थी। अब उस दरिंदगी में इन बिल्लियों वाले वाकये का भी इजाफा हो गया था। ये बेमिसल सफाकी थी। जहाँ बेगुनाह मुलाजमाओं की असमत दरी की गई थी वहां बेजुबान जानवरों को भी माफ नहीं किया गया था। 2 अफराद जान से गए और 1 दर्जन के करीब बेतरा घायल हुए। पुलिस अभी तक सिर्फ छापे ही मार रही थी। मेरे ख्याल में इमरान ने अच्छा ही किया जो जलाली साहब को बिल्लियों वाले वाकये से अभी तक बेखबर रखा था। ये इतला उनके सदमे को शदीद तर करने के सिवा और क्या कर सकती थी। आजकल मेरे ज़हन में रह रह कर सदीक़ का ख्याल भी आ रहा था। अगर इस चांदनी रात में वाकई उसी ने लकड़ी का बाग से झाड़ियों में फेंका था तो वो फिर इसकी खोज में वापस क्यों नहीं आया था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो इस भाग दौड़ में कहीं मारा ही क्या हो? मुश्ताक की दर्दनाक मौत और दीगर संगीन वाकयात को अब चौथा रोज था। कोठी और फार्म हाउस पर अजीब सा सन्नाटा तारी था। भाग जाने वाले मुलाजमों का खला पुर करने के लिए जलाली साहब काफी कोशिश कर रहे थे, फिर भी वो 5-6 अफराद से ज्यादा का इंतजाम नहीं कर पाए थे। दरहकीकत यहाँ रूनमा होने वाले वाकयात ने इर्द गिर्द के सारे इलाके में हरास बपा कर दिया था और फार्म हाउस के लिए ज्यादातर मुलाजिम आस पास इस मुहैया होते थे। हाँ, जलाली साहब एक अच्छी सिक्योरिटी कंपनी से मुआवला तय करने में कामयाब हो गए थे। इस कंपनी ने जदीद असलहे से लैस कमोबेश 40 गार्ड्स फार्म हाउस को मुहैया कर दिए थे। इन गार्ड्स ने 12-12 घंटे की 2 शिफ्टों में फार्म हाउस की निगरानी करना थी। इन लोगों के पास वाकी टाकी, सर्च लाइट्स, 2 पेट्रोलिंग गाड़ियां और इस तरह की दीगर सहूलतें मौजूद थी। अब जलाली साहब अपनी जाती हिफाजत की तरफ से भी चौकस हो गए थे। पिछले दिनों में वो सिर्फ एक बार फार्म से बाहर गए थे। इस मौका पर गार्ड्स की 1 गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल सवार उनकी शेवरलेट के साथ मौजूद रहे थे। मुझे अंदाजा हो रहा था कि इमरान के ज़हन में कुछ पक रहा है। वो जुल्म बर्दाश्त करने वाला शख्स नहीं था और जहां जुल्म हुआ था, खासतौर से 2 बेबस औरतों को एक ही कमरे में रात भर बेआबरू करने वाला वाकया इमरान के ज़हन को मुसलसल कचोके लगा रहा था। मैं भी अपने तौर पर बहुत ज़हनी बोझ महसूस कर रहा था। यह कहा जा सकता था कि बुध की रात जो खूनी वारदात हुई थी उसकी शुरुआत मेरी तरफ से ही हुई थी। मुख्तार मलिक से मेरी लड़ाई हुई और वानन फानन मौत के घाट उतर गया। हमलावरों ने यहाँ जो कुछ किया इसमें यकीनन मुख्तार मलिक की मौत का गम और गुस्सा भी शामिल था। इमरान और मैं अब भी अलहदा कमरे में सोते थे। रात को सोने से पहले इमरान ने मुझे फ़ोन किया, तभी तैयार हो जाओ, कल हमें कहीं जाना है। कहाँ? वो काम करने के लिए जो अभी तक पुलिस नहीं कर सकी। पुलिस नहीं कर सकी? मैंने पूछा। यार, बड़ी कमज़ोर याददाश्त है तुम्हारी। इस कमज़ोरी के बारे में पश्तो फिल्मों की मशहूर हेरोइन मुसर्रत शाहीन ने अपने एक तहकीकी मुकाले में लिखा था कि जिन कौमों की याददाश्त कमज़ोर होती है उन पर हर कोई काठी डाल सकता है। पता नहीं कहाँ की बात कहाँ जोड़ देते हो यार। आज मुसर्रत शाहीन से तहकीकी मुकाला लिखवा रहे हो, कल किसी दानिश्वर से डांस करवा दोगे। तुम्हारी मालूमात नाकिस हैं। वो तालीम याफ्ता खातून है, किसी नामालूम मजमून में PhD की हुई है उसने। इल्मुल अब्दाल की ऐसी ऐसी तशरीह करती थी कि लोग सर धुनते थे। खैर छोड़ो इस मौजू को। मैं इस वारदात की बात कर रहा हूँ जो बुध की रात हुई। क्या करने का इरादा है?
ये पूछो क्या करने का इरादा नहीं, तुम्हें कल शाम के बाद जलाली साहब से रुखसत लेनी है और तैयार रहना है। वो जबरदस्त मूड में दिखाई देता था, मगर उसने ज्यादा बात नहीं की और फौरन ही फोन बंद कर दिया। रात को 3 बजे का वक्त होगा। मैं कमरे में अपने फर्शी बिस्तर पर सो रहा था। अचानक नींद से जाग उठा। कुछ देर बेहरकत लेटा रहा, फिर अंदाजा हुआ कि मोबाइल फोन के मध्यम घंटी की वजह से आंख खुली है। चुंधियाई हुई नजरों से स्क्रीन को देखा और मजीद चौंक गया। ऑस्ट्रिया का नंबर था। ये कॉल नुसरत के सेल फोन से थी। हेलो नुसरत, मैंने मध्यम आवाज में कहा। हेलो ताबिश भाई, वो भी बिल्कुल मध्यम आवाज में बोली। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम तो खैरियत से हो ना? इतनी रात का फोन? आप भूल रहे हैं जनाब, यहाँ बहुत ज्यादा रात नहीं हुई, सिर्फ 12 बजे हैं। तकरीबन 3 घंटे का फर्क है टाइम में। वो बदस्तूर सरगोशियों में बात कर रही थी। फिर भी आधी रात तो हो गई है, बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने पूछा। यूसुफ भाई और चचा अहमद तो चले गए। बाजी आज मेरे पास अस्पताल में रहेंगी। यहाँ इजाजत तो नहीं होती साथ रहने की, लेकिन बाज़ औक़ात मिल भी जाती है। बहरहाल इस वक्त बाजी भी साथ वाले कैबिन में सो रही हैं। हाँ बताओ कैसे फ़ोन किया? भाईजान आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मेरी बात पर गौर ज़रूर करना। नुसरत जब तुम बात बताओगी तो फिर ही गौर हो सकेगा ना। भाईजान पता नहीं कि मुझे ये बात आपसे कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन आपको बुरा भी लगे तो मुझे छोटी बहन समझकर माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़ भाई। देखो तुम ख्वाह उलझा रही हो, मैं तुमसे कभी नाराज़ हुआ हूँ और ना अब होगा। तुम जो भी कहना चाहती हो बेधड़क कहो। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसकी दबी दबी आवाज़ सुनाई दी। ताबी भाई बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आप अभी तक नहीं बदले। आप अब भी वही ताबी भाई हैं जो बाजी को दीवानों की तरह चाहते थे। रात दिन बस बाजी को सोचते थे, इनके साथ जिंदगी गुजारने के प्रोग्राम बनाते थे। मुझे यकीन है कि ऐसा ही है, और अपने इस यकीन की वजह से मेरे अंदर एक खुशी सी पैदा होती है ताबी भाई। पता क्यों? तुम अपनी बात मुकम्मल कर लो, मैं फिर जवाब दूंगा। इसलिए ताबी भाई कि मेरे ख्याल में आप बाजी सरवत को इस दलदल से निकाल सकते हैं जिसमें वो गले गले धंसी हुई हैं। बाजी ने एक ऐसे शोर के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने का तहैया कर रखा है जो असल में इनका शोर है ही नहीं। मैं सच कहती हूँ ताबी भाईजान, मैं यूसुफ भाई को देखती हूँ तो मेरे गले में धुआं सा भरने लगता है। आजकल भी यूसुफ भाई हर वक्त बाजी के आगे पीछे फिरते रहते हैं। मेरी तीमारदारी भी बड़ी तवज्जो से कर रहे हैं, रोज गुलदस्ते आ रहे हैं, लेकिन मैं सब जानती हूँ ये बाजी के साथ बनाए रखने की कोशिशें हैं, और ये कोशिशें भी बस इस वक्त तक हैं जब तक यूसुफ भाई का मतलब नहीं निकल जाता। जिस रोज अंकल फारूकी ने प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी, या फिर अंकल फारूकी की आंखें बंद हो गईं, यूसुफ भाई ने किसी कचरे की तरह बाजी को उठाकर अपने घर से बाहर फेंक देना है। मेरी हीरो जैसी बाजी की कोई कदर नहीं है। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ मैं सुन रहा हूँ। यूसुफ भाई के 2 चेहरे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बाजी सरवत को बस एक ही चेहरा नजर आता है, या फिर नजर आता तो है लेकिन उन्होंने आंखें बंद क्यों हैं? मुझे लगता है कि उनके जहन में यह बात बैठ चुकी है कि वो यूसुफ भाई से अलहदा होने वाला गुनाह नहीं करेंगी, और अगर करेंगी तो किसी न किसी सूरत सजा पाएंगी। वो जानती हैं कि तलाक उनके लिए जरूरी है, लेकिन वो इसको एक गाली की तरह समझती हैं। क्या आप कोई नई बात हुई है नुसरत? मैंने पूछा। रोज ही नई बातें होती हैं ताबी भाई, वो बदस्तूर सरगोशी में बोली। यूसुफ भाई ने अब यहाँ एक नई तफ्तीश शुरू की हुई है। इन्हें शक पड़ गया कि मेरे इलाज का खर्चा चचा अहमद नहीं कर रहे, बल्कि कहीं और से हो रहा है। वो इस बारे में बाजी को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। किसी वक्त तो लगता है कि वो अपने वालिद अंकल फारूकी को भी बाजी की तरफ से बदजन कर देंगे। ये बात तुम क्यों कह रही हो? परसों अंकल फारूकी से फोन पर बात कर रहे थे। इत्तेफाकन उनके 1-2 फिक्रे मेरे कानों में पड़े। वो अंकल से कह रहे थे कोई रिश्तेदार है सरवत का, शायद कोई कजन है, कभी कभी इसका फोन भी आता है। जवाब में अंकल फारूकी ने कुछ कहा। यूसुफ भाई बोले कुछ भी है डैडी, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, हम नुसरत का इलाज अच्छी तरह से अच्छी जगह पर करा सकते हैं। कुछ इस तरह की बातें हो रही थी। तुमने ये सब कुछ सरवत को बताया? ताबी भाई इनकी आंखों पर तो जैसे पट्टी बनी हुई है, जरा सी बात करूं तो डांट देती है। कहती है कि मुझे यूसुफ भाई में बस खामियां ही खामियां नजर आती हैं। मैं जवाब में कहती हूँ कि आपको खूबियां ही खूबियां नजर आती हैं जो कहीं नहीं है। दरअसल ताबी भाई बाजी के साथ मसलों की जड़ वो खौफ है जो उन्होंने लफ्ज तलाक से जोड़ा हुआ है। आप जानते हैं खुशकिस्मती से हमारे खानदान में तलाक का कभी कोई वाकया नहीं हुआ। पिछले 40-50 सालों में हमारे करीबी अजीजों में शायद ही कहीं एक आध तलाक हुई हो। यही वजह है जब बाजी इस बारे में सोचती हैं तो उनको ये एक बहुत ही बुरा और गंभीर वाकया लगता है। इन्हें गुनाह का एहसास होता है। इस एहसास ने एक जादू की तरह उन्हें जकड़ रखा है। मुझे यकीन है ताबी भाई सिर्फ आप बाजी को इस घेरे से निकाल सकते हैं। किसी वक्त तो मुझे लगता है कि आप बाजी के लिए और मेरे लिए भी एक मसीहा की तरह आए हैं। आपके आने से बहुत कुछ बदल सकता है। हाँ ताबी भाई बहुत कुछ। उसकी आवाज भरा की। मुझे बताओ नुसरत मेरे बस में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ? आप कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है ताबी भाई। गुजरा हुआ वक्त वापस आ सकता है। ताबी भाई एक औरत दूसरी औरत के दिल का हाल ज्यादा अच्छी तरह जानती है, और बाजी तो मेरी बहन है। मेरा दिल कहता है कि बाजी के दिल की गहराई में अब भी आपकी तस्वीर है।
वो आपको सोचती हैं, लेकिन इनकी सोचों के गिर्द दुनिया रस्म और रवाज के पैरे हैं। आपको याद है ना, चंद दिन पहले मैंने फ़ोन पर आपको सालगिरह की मुबारकबाद दी थी। आपकी सालगिरह का दिन मुझे बाजी नहीं याद कराया था, लेकिन साथ ही कहा था कि मैं आपके सामने इनका नाम न लूँ। ये तो एक छोटी सी मिसाल है ताबी भाई, ऐसी और बहुत सी मिसालें हैं। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, नुसरत अभी तुम अपने जहन को इन फिक्रों में मत डालो तो अच्छा है। अपनी सारी तवज्जो अपनी सेहत पर रखो और हमें जल्द से जल्द भली चंगी होकर दिखाओ। वो बोली, आप बाजी को ठीक कर दें ताबी भाई, मैं वादा करती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। नुसरत, मेरे ख्याल में तुम बिल्कुल उलट बात कह रही हो। मैं समझी नहीं। मेरा ख्याल है कि जब तुम तंदुरुस्त हो जाओगी तो तुम्हारी बाजी भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने जरा तवक्कुफ से कहा, नुसरत जहां तक मैंने नतीजा निकाला है, सरवत के वहम की बुनियाद ही तुम्हारी बीमारी है। उसने यूसुफ से अलहदा होने का सोचा और इन्हीं दिनों तुम्हारी बीमारी शुरू हुई। उसके दिमाग में यह बात घर कर चुकी है कि उसकी सोचों का बोझ तुम्हारी सेहत और जिंदगी पर पड़ा है। बस यही वो नफ्सियाती गुत्थी है नुसरत, जिसने सरवत को बेतरह उलझा रखा है। पता नहीं क्यों मुझे यकीन है कि जब तुम ठीक हो जाओगी, सरवत की ये नफ्सियाती गुत्थी भी अपने आप खुल जाएगी। इसकी सोचों के सारे जकड़बंद टूट जाएंगे। फिर वो एक आज़ाद औरत की तरह सोचना शुरू कर देगी। वो मेरी बात खामोशी से सुनती रही। इसका अंदाज गवाह था कि वो मेरी बात को अहमियत दे रही है।